तारे लंबे समय तक ऐसे ही स्थिर रहेंगे। परमाणु प्रतिक्रियाओं से निकलने वाली गर्मी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को संतुलित करेगी। अंततः हालांकि तारे का हाइड्रोजन और अन्य परमाणु ईंधन खत्म हो जाएगा और विरोधाभासी रूप से एक तारा जितना अधिक ईंधन के साथ शुरुआत करता है वह उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तारा जितना अधिक विशाल होता है उसके गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को संतुलित करने के लिए उसे उतना ही गर्म होना पड़ता है और यह जितना अधिक गर्म होगा उतनी ही तेजी से यह अपने ईंधन का उपयोग करेगा। हमारे सूर्य को शायद अगले 5000 मिलियन वर्षों के लिए पर्याप्त ईंधन मिल गया है, लेकिन अधिक विशाल तारे अपना ईंधन केवल एक सौभाग्यवती मिलियन वर्षों में ही खत्म कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड की आयु से बहुत कम है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाएगा तो वह ठंडा होना शुरू हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। तब इसका क्या हो सकता था? यह पहली बार 1920 के दशक के अंत में ही समझा गया था। 1928 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम का एक भारतीय स्नातक छात्र ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन के साथ कैम्ब्रिज में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। एडिंगटन जनरल रिलेटिविटी के एक्सपर्ट थे। एक कहानी है कि एक पत्रकार ने 1920 के दशक की शुरुआत में एडिंगटन को बताया था कि उसने सुना है कि दुनिया में केवल 3 लोग थे जो जनरल रिलेटिविटी को समझते थे। एडिंगटन ने उत्तर दिया, मैं यह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरा व्यक्ति कौन है। भारत से अपनी यात्रा के दौरान चंद्रशेखर ने इस बात पर काम किया कि एक तारा कितना बड़ा हो सकता है और अपना सारा ईंधन खर्च करने के बाद भी अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को अलग कर सकता है। विचार यह था कि जब तारा छोटा हो जाता है तो पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन पाउली एक्सक्लूजन सिद्धांत कहता है कि दो पदार्थ कणों की स्थिति और वेग समान नहीं हो सकते, इसलिए पदार्थ के कणों का वेग बहुत भिन्न होना चाहिए। इससे वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इस प्रकार तारे का विस्तार होता है। इसलिए एक तारा गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण और रिपल्शन सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले प्रतिकर्षण के बीच संतुलन द्वारा खुद को एक स्थिर त्रिज्या पर बनाए रख सकता है। जैसे कि पहले उसके जीवन में गुरुत्वाकर्षण गर्मी द्वारा संतुलित था। हालांकि चंद्रशेखर को एहसास हुआ कि एक्सक्लूजन सिद्धांत प्रदान करने वाले रिपल्शन की एक सीमा है। सापेक्षता का सिद्धांत तारे में पदार्थ कणों के वेग में अधिकतम अंतर को प्रकाश की गति तक सीमित करता है। इसका मतलब यह था कि जब तारा पर्याप्त रूप से डेंस हो जाएगा तो एक्सक्लूजन सिद्धांत के कारण होने वाला रिपल्शन गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से कम होगा। चंद्रशेखर ने गणना की कि सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना से अधिक का ठंडा तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को सहारा देने में सक्षम नहीं होगा। यह द्रव्यमान अब चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। इसका विशाल तारों के अंतिम भाग्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तो यह अंततः सिकुड़ना बंद कर सकता है और कुछ हजार मील की त्रिज्या और सैकड़ों टन प्रति घन इंच के घनत्व के साथ एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में संभावित अंतिम स्थिति में स्थिर हो सकता है। एक व्हाइट ड्वार्फ अपने पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के बीच एक्सक्लूजन सिद्धांत रिपल्शन द्वारा समर्थित है। हम बड़ी संख्या में इन सफेद बौने तारों को देखते हैं। सबसे पहले खोजे जाने वाले सितारों में से एक वह तारा है जो सीरियस की परिक्रमा कर रहा है, जो रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। यह भी महसूस किया गया कि एक तारे के लिए एक और संभावित अंतिम अवस्था भी थी जिसका सीमित द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1 या 2 गुना था, लेकिन व्हाइट ड्वार्फ से भी बहुत छोटा था। इन तारों को इलेक्ट्रॉनों के बजाय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक्सक्लूजन सिद्धांत रिपल्शन द्वारा समर्थित किया जाएगा, इसलिए उन्हें न्यूट्रॉन तारे कहा गया। उनका दायरा केवल 10 मील या उसके आसपास रहा होगा और घनत्व सैकड़ों लाखों टन प्रति घन इंच रहा होगा। जिस समय पहली बार उनकी भविष्यवाणी की गई थी उस समय ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि न्यूट्रॉन सितारों को देखा जा सके और बहुत बाद तक उनका पता नहीं लगाया गया था।